स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, न्यूटन्स का जो था ना रिलेशन, वो हमने कंसेप्ट लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि स्पीड का रिलेशन जो है वो v इज इक्वल टू इन ओवर रो स्क्वायर रूट के इक्वल था। ठीक है, उसके अंदर हमने न्यूटन्स के कंसेप्ट को यूज करते हुए कि आपके पास प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होता है, यानी कि जो वो आपके पास बॉयल्स लॉ है वो होल्ड कर रहा होता है। न्यूटन्स के कंसेप्ट में बॉयल्स लॉ उसने क्या कहा था, होल्ड कर रहा था। तो उसके मुताबिक हमने उसके कंसेप्ट को यूज करते हुए हमने प्रेशर को इलास्टिक मॉडुलस के इक्वल प्रूव किया था, और हमने v इज इक्वल टू ई ओवर रो स्क्वायर रूट के अंदर हमने क्या किया था, v इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या था, v इज इक्वल टू रो स्क्वायर रूट, ये हमारा रिलेशन था। हमने बाय न्यूटन जो प्रूव किया था लास्ट टॉपिक के अंदर कि हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस जो है वो प्रेशर के इक्वल है। तो जब हमने इसके अंदर बेटा प्रेशर पुट किया था, तो प्रेशर ओवर रो स्क्वायर रूट और बाद में प्रेशर और डेंसिटी की वैल्यू थ्रू एयर पुट करके जब हमने आंसर निकाला था, तो वो आई थी वैल्यू 280 के राउंड अबाउट। ठीक है, कितनी वैल्यू आई थी, 280 के वैल्यू अराउंड अबाउट आई थी। ठीक है, वो जो वैल्यू 280 के राउंड अबाउट आई थी, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से क्या थी, बहुत ही स्मॉल थी, 280 मीटर पर सेकंड। ये जो वैल्यू थी ये थ्योरेटिकली थी। ठीक है, ये क्या थी, थ्योरेटिकली, जो कि स्मॉलर थी 333 वाली जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसके मुकाबले में। तो हमने कहा न्यूटन का जो कंसेप्ट है वो है रॉन्ग। इसको बाद में ट्रू साबित करने के लिए मतलब कि इसमें करेक्शन के लिए बाद में इसमें करेक्शन जो की थी वो लैपलेस जो साइंटिस्ट था बेटा उसने की थी। ठीक है, इसमें जो करेक्शन थी वो लैपलेस जो आपका साइंटिस्ट था उसने की थी। तो आज हमने जो इसमें बेटा पढ़ना है वो हम डिस्कस करेंगे लैपलेस करेक्शन इन स्पीड ऑफ साउंड के। लैपलेस ने जो है वो क्या करेक्शन की है। तो लैपलेस का जो कंसेप्ट था, लैपलेस ने बेटा ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू लैपलेस टेम्परेचर कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। न्यूटन ने कहा था कि हमारा जो प्रोसेस है जब साउंड्स एयर के थ्रू ट्रेवल करता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट लगता है, बॉयल्स लॉ होल्ड करता है। लेकिन लैपलेस ने कहा टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट नहीं रहता। उसके बाद उसने कहा कि ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। प्रोसेस कौन सा है, सॉरी, न्यूटन ने कहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन लैपलेस ने कह दिया कि ये प्रोसेस आइसोथर्मो नहीं, इट इज नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस। पहली बात, जाहिर बात है अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। ये हम जो प्रोसेस है ना ये आगे चल के बेटा डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 में। अडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो वो होता है अडियाबैटिक प्रोसेस, और अगर ना हो रहा हो तो आइसोथर्मल होता है। तो लैपलेस ने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये थर्मल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये अडियाबैटिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, इट इज एन अडियाबैटिक प्रोसेस, द प्रोसेस इज अडियाबैटिक। ठीक है, प्रोसेस इज अडियाबैटिक। एक तो इसने ये बात की। दूसरा इसने बेटा ये कहा है कि आपका जो कंप्लीट प्रोसेस होता है इसमें जब जब साउंड एयर के थ्रू ट्रेवल करता है तो वो टाइम जब आपके पास टेम्परेचर बढ़ रहा होता है वहां पे कंप्रेशन बन रहे होते हैं। एट कंप्रेशन जब साउंड ट्रेवल करता है तो कंप्रेशन वाले पॉइंट्स के ऊपर आपके पास एट कंप्रेशन, कंप्रेशन वाला जो पॉइंट होता है वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। एट कंप्रेशन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। दूसरी बात इसने ये कही कि अगर हम रेयर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो रेयर फ्रैक्शन वाले पॉइंट्स के ऊपर टेम्परेचर जो होता है बेटा वो डिक्रीज हो रहा होता है। एट रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन वाले पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो रहा होता है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या होते हैं। जब साउंड, जब कोई भी वेव ट्रेवल करती है तो जहां पे वेव जिस मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर रही है तो वो पॉइंट जहां मीडियम के पार्टिकल्स क्लोज होते हैं उसको हम कंप्रेशन का नाम देते हैं,
और वो पॉइंट जहां पे मीडियम के पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता है उसको रेफ्रैक्शन का नाम देते हैं। तो इसने कहा कि जब साउंड एयर के थ्रू ट्रेवल करता है तो जहां पे कंप्रेशन बनते हैं, कंप्रेशन वाले जो पॉइंट होते हैं वहां पे टेम्परेचर जो होता है बेटा वो इंक्रीज हो रहा होता है, और रेफ्रैक्शन वाले जो पॉइंट होते हैं वहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। और दूसरी बात ये कही है कि कंप्रेशन वाला जो पॉइंट है वो आपके पास वहां पे हीट जो होती है वो लूज नहीं होती, और रेफ्रैक्शन वाले पॉइंट के ऊपर कभी भी हीट गेन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो कहता है एयर जो होती है हमारी ये क्या है, बैड कंडक्टर है ऑफ हीट। एयर हमारी क्या है, हीट की बैड कंडक्टर है, इसलिए ना तो ये हीट लूज करती है कंप्रेशन वाले पॉइंट पे और ना ही ये हीट रेफ्रैक्शन वाले पॉइंट पे गेन करती है। उसके बाद अब अकॉर्डिंग टू द लैप्लेस कि आपके पास ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल नहीं है बल्कि अडियाबैटिक प्रोसेस है। तो फिर अडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बेटा जो इक्वेशन आती है वो हमारे पास बॉयज लॉ वाली नहीं आएगी, बल्कि फॉर अडियाबैटिक प्रोसेस, अडियाबैटिक प्रोसेस आपके पास जो रिलेशन आएगा वो आ जाएगा प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट। बॉयज लॉ के मुताबिक तो कांस्टेंट था, लेकिन अडियाबैटिक प्रोसेस के मुताबिक यहाँ पे पीवी गैमा इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट के इक्वल। मतलब वॉल्यूम के ऊपर क्या आ गया, एक कॉन्स्ट आपके पास कांस्टेंट आ गया। ये जो ऊपर कांस्टेंट है गैमा, इसको हम, ये गैमा क्या है, गैमा यहाँ पे बेटा रेशियो होती है, वेयर जो गैमा है, गैमा रेशियो होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट भी हम यूनिट नंबर 11 में डिस्कस करेंगे। होती क्या ये चीज, मैं वैसे यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्टली। अगर फर्ज करें 1 किलोग्राम आपके पास गैस है, उसका आपने जो टेम्परेचर है बेटा वो 1 केल्विन तक बढ़ाना है, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। तो ऊपर जो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है और नीचे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये इज इक्वल टू है इस कोएफिशिएंट गैमा के इक्वल। तो अब हम इसको अगर यूज करते हैं, सो अब हमने बात की थी, लेट हमारी जो गैस है, गैस का बेटा जो इनिशियल प्रेशर है हमने बात की थी वो बढ़ के हो रहा है पी प्लस डेल पी पे जा रहा है। ठीक है, एयर, उसके बाद जो वॉल्यूम है वो उसका रिड्यूस होकर वी से कहां पे जा रहा है, वी माइनस डेल वी पे जा रहा है। ठीक है, वॉल्यूम रिड्यूस होकर वी माइनस डेल वी। ठीक है, अब बाई फॉर बाई अडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर अडियाबैटिक प्रोसेस क्या आ जाएगा, ठीक है, अडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लिख लेंगे P1 V1 ऊपर पावर गैमा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गैमा। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम P और V है और फाइनल प्रेशर क्या है P प्लस डेल P और वॉल्यूम क्या है V माइनस डेल V। ठीक है, ये जो वैल्यू है PV ये P1 V1 की है और जो P प्लस डेल P है ये P2 की वैल्यू है और जो V माइनस डेल V है ये बेटा V2 की वैल्यू ला के इस रिलेशन में जो है वो पुट करें इसमें, ये जिसको मैंने मार्क किया है। तो वैल्यू पुट करते हैं बेटा, हमने कहा P1 V1 गैमा इज इक्वल टू P2 V2 गैमा। P1 की जो वैल्यू है वो आपके पास P है, V1 की वैल्यू V है, ऊपर पावर गैमा। P2 की वैल्यू पीछे हमने अभी क्या डिस्कस किया, P प्लस डेल P, प्रेशर बढ़ के P से डेल P हो गया था और P प्लस डेल P, और जो वॉल्यूम था वो रिड्यूस होकर V माइनस डेल V हो गया। फाइनल जो वॉल्यूम है वो कितना आ गया, V माइनस डेल V, ऊपर जो पावर गैमा है वो बेटा एज इट। अच्छा जी, अब बेटा यहां से आपके पास P इंटू वी गैमा, पी वी गैमा इज इक्वल टू P प्लस डेल P एज इट। ठीक है, मैं क्या करने लगा हूं, मैं ये वाला बेटा जो वॉल्यूम है ना सेकंड टर्म में राइट साइड पे, मैं इसको कॉमन लेने लगा हूं। जब मैं इसको कॉमन लूंगा V को, ठीक है, जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने इस V को कॉमन लिया बेटा, तो साथ क्योंकि बाहर क्या पड़ी हुई है, ये ऊपर पावर गैमा पड़ी हुई है, ये भी कॉमन आ जाएगी। ठीक है, जब मैंने इसको कॉमन लिया है तो अंदर सेकंड टर्म में यहां से V बाहर चला गया, वॉल्यूम बाहर चला गया, 1 रह जाएगा माइनस, क्योंकि ये तो डेल V है, ये वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, इसमें तो चेंजिंग आ रही है, इसकी वैल्यू वॉल्यूम की कुछ और होगी, डेल V की कुछ और होगी, तो इसलिए बेटा यहाँ पे नहीं थी टर्म V, तो इसके नीचे डिवाइड होके वॉल्यूम फिर बाहर कॉमन जाएगा, डेल V के साथ वॉल्यूम डिवाइड होके फिर बाहर कॉमन जाएगा।
ठीक है, इस स्टेप की अगर किसी को समझ ना आए तो बेटा पूछ लीजिएगा। तो यहां से मैंने वॉल्यूम जो है उसको कॉमन लिया, साथ पावर भी कॉमन चलेगी, 1 रह गया इसकी जगह, क्योंकि डेल वी के साथ वॉल्यूम नहीं था मल्टीप्लाई हो रहा, तो इसके नीचे डिवाइड होकर फिर बार कॉमन गया। अब देखें लेफ्ट साइड पे भी बेटा वॉल्यूम, लेफ्ट साइड पे भी आपके पास वॉल्यूम की पावर गैमा है, राइट साइड पे भी वॉल्यूम की पावर गैमा है, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, लेफ्ट साइड वी की पावर गैमा, राइट साइड के वी की पावर गैमा से हो गया कैंसिल। अब बेटा आगे क्या करें, लेफ्ट साइड वाला जो प्रेशर है ये एज इट लिख लें। ये जो राइट साइड पे दो फैक्टर हैं, एक वॉल्यूम वाला है और एक प्रेशर वाला है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। पहले P को करवाते हैं, P मल्टीप्लाई राइट सेकंड फैक्टर के अंदर 1 क्या आ जाएगा, P मल्टीप्लाई ये 1 P आ जाएगा। ठीक है, और साथ ऊपर पावर जो है, सॉरी बेटा, इसको क्योंकि ऊपर क्या आ रही है पावर गैमा, आपको पहले पावर को यहां से खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए अब हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। जो मैथ वाले उनको तो इस थ्योरम का शायद पता हो, अगर उन्होंने यूनिट नंबर 8 डिस्कस किया हुआ फर्स्ट ईयर का, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, उसमें पावर रिड्यूस करने के लिए हमने ये रिलेशन पढ़ना होता है, 1 माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू, गौर से देखिएगा मैं पहले क्या करने लगा हूं, ये वाला 1 लिखने लगा हूं, फिर प्लस लगा के ये जो n है बेटा पावर इसको नीचे उतार लिया, फिर ये x सेकंड टर्म आ जाती है, फिर आगे n इंटू एन माइनस वन, मतलब पावर पावर माइनस वन, नीचे 2 का फैक्टोरियल होता है, 7 चैप्टर में आप फैक्टोरियल भी पढ़ेंगे। उसके बाद ये सेकंड टर्म x का क्या आ जाता है, स्केयर आ जाता है, प्लस एंड सो ऑन इनफिनिटी। ये होता है बाइनोमियल थ्योरम। मैथ वाले जो है अगर यूनिट नंबर 7 8 कर लिया तो उन्हें बड़ी अच्छी तरह समझ आई होगी। तो अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ, जो बायो वाले उन्होंने कैसे याद रख लेना है इसको, बेशक फार्मूला आप ना लिखें, ठीक है, फार्मूला लिखना लॉन्ग में जरूरी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए जो है मैं बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है बेटा, अब इसकी जो पावर है उसको रिड्यूस करने के लिए आपने लेफ्ट साइड वाला जो P है वो तो एज इट आ गया, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला P एज इट, ये जो P प्लस डेल P है इसको भी अभी हमने एज इट लिख लिया हमने, क्योंकि जस्ट ये जो फार्मूला है ये पावर वाली टर्म पे लगाना है। आपने लिखना इस तरह है कि ये जो पावर है ना गैमा, इसको सेकंड टर्म से पहले उतार लेना है, 1 माइनस गैमा डेल V ओवर V, ऐसे लिख लेना है। ठीक है, ये जो गैमा है इसको आपने यहाँ पे डेल V ओवर V से पहले लिख लेना है, यानी कि मैंने ये वाले दो फैक्टर लिख लिए हैं, मैंने ये वाला जो 1 प्लस एन एक्स है इसको मैंने ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है बेटा, मैंने इसको ले लिया बेटा। ठीक है, इसको ले लिया क्योंकि आगे वाली टर्म जो होती है ना वो बाद में जीरो हो जाती है, इसलिए हमने उसको नहीं कंसीडर किया। जब पावर रिड्यूस करते हैं, जब फर्स्ट वाली जो 2 है ना बेटा ये टर्म आती होती है, तो मैंने ये वाली जो गैमा पावर इसको डेल V ओवर V से क्या किया है, पहले उतार के रख लिया है। ठीक है, तो ये जो माइनस है ये तो टर्म का अपना है ना, फार्मूले में वैसे प्लस होता है। तो अब हमने क्या किया, हमने ये जो पावर है गैमा इसको यहाँ पे डेल V ओवर V से पहले उतार के लिख लिया। अब हम क्या करने लगे हैं, अब राइट साइड मल्टीप्लाई आपस में करवाने लगे हैं। ठीक है, उसके लिए हम लेफ्ट साइड एज इट लिख लेंगे, राइट साइड पे पहले P को करवाएं, P इंटू 1 P इंटू गैमा डेल V ओवर V क्या आ जाएगा, गैमा P डेल V ओवर V। अब डेल P की बारी, डेल P इंटू 1 डेल P, डेल P इंटू गैमा वाली टर्म क्या आ जाएगी, माइनस गैमा डेल P डेल V ओवर V, डेल P डेल V ओवर V। अब देखिए बेटा जो लेफ्ट साइड पे P है वो राइट साइड वाले P से कैंसिल हो गया है। उसके अलावा जो राइट साइड पे ये लास्ट टर्म पड़ी है इसमें देखें प्रेशर में भी चेंजिंग आ रही, प्रेशर साथ भी डेल लगा हुआ है, वॉल्यूम साथ भी डेल लगा हुआ है, दोनों टर्म में चेंजिंग आ रही है, तो ये इसका मतलब हुआ कि ये क्या हुई, ये स्मॉल टर्म हुई, इसको भी निग्लेक्ट कर दें। ठीक है, डेल P ओवर डेल P डेल V ओवर V निग्लेक्टेड, क्यों, क्योंकि ये स्मॉल टर्म है, निग्लेक्टेड ड्यू टू स्मॉल टर्म, इसको भी हमने निग्लेक्ट कर दिया। जब बेटा ये वाली टर्म भी निग्लेक्ट होगी तो लेफ्ट साइड तो पहले ही उसमें क्वेश्चन नहीं रहा, जीरो रह गया, तो राइट साइड पे ये दो टर्में रह जाएंगे, जीरो इक्वल टू आ जाएगा बेटा, जीरो इक्वल टू आ जाएगा माइनस गैमा P डेल V ओवर V प्लस डेल
पी, ये टर्म रह गई। अब देखेंगे जो माइनस की टर्म है बेटा, ये राइट साइड पे जाके क्या हो रही है, माइनस की टर्म जो है ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, प्लस गैमा पी डेल वी ओवर वी इक्वल टू रह गया राइट साइड पे केला डेल पी। गैमा पी के साथ डेल वी ओवर वी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड डेल पी के नीचे डेल पी ओवर डेल वी ओवर वी। ठीक है, अब बेटा देखें जो ऊपर डेल पी है, चेंज ऑफ प्रेशर है, ये होता है इक्वल टू स्ट्रेस। ठीक है, ऊपर चेंज ऑफ प्रेशर हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था, ये इक्वल टू होता है स्ट्रेस। नीचे चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम जो है, इसकी रेशो किसके इक्वल है, स्ट्रेन के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है, स्ट्रेन के इक्वल। स्ट्रेस टू आपके पास इलास्टिक स्ट्रेन जो है ये किसके इक्वल आएगी, इलास्टिक मॉडुलस के इक्वल। ठीक है, स्ट्रेस टू जब हम स्ट्रेन की बात करते हैं ये किसके इक्वल आ जाती है, मॉडुलस के इक्वल आ जाती है, तो इसलिए हमने इसको लिख लिया इलास्टिक मॉडुलस के इक्वल। अब देखें बेटा यहाँ पे गैमा पी जो है आपके पास किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट साइड गैमा पी और राइट साइड पे ई है। आपने क्या करना है, आपने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फार्मूला लेना, उसमें जहां पे ई है अब वहां पे पुट लेना है, पुट कर लेना है गैमा पी। तो हम अभी पुट करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या थी आपके पास, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमने लास्ट टॉपिक में रिलेशन पढ़ा था, v इज इक्वल टू ई इलास्टिक मॉडुलस टू डेंसिटी रेशियो, और ऊपर क्या था स्क्वायर रूट एज। अभी हमने प्रूव किया है कि गैमा पी दोनों का प्रोडक्ट इलास्टिक मॉडुलस के इक्वल है, इसलिए क्या करें आप ऊपर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में जहां पे इलास्टिक मॉडुलस आ रहा है वहां पे गैमा पी पुट कर लें, और नीचे जो है वो रो आ गया। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक हमने इलास्टिक मॉडुलस की जगह केला पी पुट किया था, लेकिन यहाँ पे साथ गैमा आ रहा है, कोफिशिएंट आ रहा है रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, वो दोनों की रेशियो वाला क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। जब बेटा यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास अगर फर्ज करें हम यहां से गैमा स्क्वायर रूट लैदा कर लें, गैमा स्क्वायर रूट लैदा कर लें, और प्रेशर और जो रो स्क्वायर रूट है, प्रेशर ओवर रो स्क्वायर रूट वो लैदा कर लें, गैमा स्क्वायर रूट एज इट, जो प्रेशर ओवर रो स्क्वायर रूट ये था रिलेशन किसका, न्यूटन का। ठीक है, ये किसका कंसेप्ट के मुताबिक था, न्यूटन कंसेप्ट के मुताबिक। इसकी वैल्यू थी 280। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी, 280 मीटर पर सेकंड। अब गैमा जो है, गैमा की वैल्यू बेटा एयर के लिए कितनी होती है आपके पास, 1.4 होती है फॉर एयर, फॉर एयर, एयर के लिए आपके पास गैमा इज इक्वल टू होता है 1.4, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा, आप गैमा की जगह क्या पुट कर लेंगे, 1.4। ठीक है, ऊपर क्या आपके पास स्क्वायर रूट है इंटू 280, जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आता है 333 मीटर पर सेकंड। अब देखें जो लैप्लेस की बेटा वैल्यू आई है, ये लैप्लेस की आई हुई वैल्यू जो है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के नियरली इक्वल है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी थी आपके पास, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी आपके पास 332, तो जो लैप्लेस की वैल्यू आई है बेटा 333 मीटर पर सेकंड, ये आई है थ्योरेटिकली, और एक्सपेरिमेंटली वैल्यू जो है वो 332 मीटर पर सेकंड है, तो ये नियरली इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको कंसेप्ट दिया है लैप्लेस ने ये बिल्कुल ट्रू है कि टेम्परेचर जो होता है जब साउंड एयर के थ्रू ट्रेवल करता है टेम्परेचर चेंज होता है, ये अडियाबैटिक प्रोसेस है। और अगर हम अडियाबैटिक कंसेप्ट को लेके सोल्व करते हैं और स्पीड ऑफ साउंड वाले रिलेशन में ई की जगह गैमा पी का प्रोडक्ट पुट करके सोल्व करते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल आती है। तो हम बार रिवाइज करते हैं कि जब हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की बात करते हैं, लैप्लेस का कंसेप्ट ये है कि जब स्पीड ऑफ साउंड, आपका साउंड जब एयर के थ्रू ट्रेवल करता है तो टेम्परेचर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, उसने कहा कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है बल्कि इसमें टेम्परेचर चेंज होता है, तो ये प्रोसेस कौन सा है, ये अडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो अडियाबैटिक प्रोसेस है, तो जब साउंड ट्रेवल करता है थ्रू एयर तो जहां पे कंप्रेशन होते हैं, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, वहां उसको कंप्रेशन का नाम देते हैं, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जहां पे रेयर फ्रैक्शन बन रहे होते हैं वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है।
ठीक है। सो अडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास रिलेशन आ जाएगा पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाले यूनिट में हमने डिस्कस करना है कि डियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो रिलेशन होता है वो पीवी प्रेशर वॉल्यूम और वॉल्यूम के साथ पावर गैमा जो होती है, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल होता है। गैमा यहाँ पे क्या है, गैमा यहाँ पे बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की रेशियो के इक्वल है। अब हमने लेट किया कि जब साउंड ट्रेवल करता है तो प्रेशर जो होता है बेटा वो इंक्रीज होकर P प्लस डेल पी पे हो जाता है फाइनल P2, और जो इनिशियल प्रेशर V1 है वो है V, और वो डिक्रीज होके V2 V माइनस डेल V पे चला जाता है। सो हम अडियाबैटिक वाली ये जो ऊपर रिलेशन है पीवी गैमा वाला, इसको लिख लेंगे इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है विद पावर गैमा वो इज इक्वल टू है P2 V2 की गैमा प्रोडक्ट के इक्वल। तो अब हमने P1 V1 की वैल्यू P और V ले लेनी है, और जो P2 V2 की वैल्यू है, P2 की ये P प्लस डेल P है और V2 की ये V माइनस डेल V है, ये हमने क्या करनी है बेटा रिलेशन में पुट कर लेनी है। ठीक है, वैल्यूज हमने इसमें पुट कर ली है। अब हमने क्या किया, यहां से जो V है वो मैंने कॉमन लिया, वॉल्यूम कॉमन लिया, साथ जो पावर गैमा है वो भी बाहर कॉमन जाएगी। ठीक है, जब ये यहां से कॉमन ले लिया वॉल्यूम तो यहाँ 1 रह गया, डेल V के साथ वॉल्यूम मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था इसलिए इसके नीचे डिवाइड होकर फिर बाहर कॉमन गया है। उसके बाद बेटा हमने लगाया यहाँ पे ये पावर को कम करने के लिए क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जो है ये बेटा इतना आप मिनिमम याद रख लें, ये मैंने रिलेशन लिख दिया है, लेकिन आप यहां तक बस याद रख लें कि जब भी हमने पावर को डिड्यूस करना होता है बाय बाइनोमियल थ्योरम, उसको सोल्व करना होता है, तो हम ये करते होते हैं कि जो पावर होती है उसको सैंकड़ टर्म से पहले लगा लेते हैं। तो मैंने ये पावर उठा के जो है ना सैंकड़ टर्म से पहले लगा दी, क्योंकि यहाँ पे बायो के स्टूडेंट ज्यादा हैं तो इसलिए बेटा समझ नहीं आनी, बस इतना याद रख लें कि जो पावर होती है बाइनोमियल थ्योरम वो आप उतार के जो है वो स्टार्ट में डेल वी ओवर वी से पहले रख लेंगे। ठीक है, और ये जो वी गैमा था ये इधर कैंसिल हो गया था। ठीक है, उसके अलावा पावर गैमा स्टार्ट में चली गई डेल वी ओवर वी से पहले। अब हमने क्या किया, पी को पहले राइट साइड वाली ये वॉल्यूम वाले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाया, फिर डेल पी को करवाया दोनों से मल्टीप्लाई, पी से कैंसिल हो गया। इसके अलावा ये जो आपके पास लास्ट टर्म है राइट साइड पे, इसमें डेल वी दोनों टर्म्स में चेंजिंग आ रही है, ये जो टर्म्स होंगी ये निग्लेक्ट हो जाएंगी ड्यू टू स्मॉल होने की वजह से, तो इसको भी नजरअंदाज कर देना। पीछे हमारे पास राइट साइड वाली ये दो टर्म बच गई हैं। ठीक है, पी डेल वी ओवर वी वाली और डेल पी वाली। अब ये देखिए राइट साइड वाली माइनस की टर्म लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो गई है। उसके अलावा डेल वी ओवर वी चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम जो कि स्ट्रेन के इक्वल है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डेल पी के नीचे हो जाएगा डिवाइड। तो डेल पी जो है बेटा ये हमारा इज इक्वल टू स्ट्रेस के इक्वल होता है, और चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम ये स्ट्रेन होती है। तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन ये हमारे पास मॉडुलस इलास्टिक मॉडुलस के इक्वल आ जाता है, ई के इक्वल। तो गैमा पी जो है ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, ये आपके पास इलास्टिक मॉडुलस के इक्वल आ गया। तो हमने लिया रिलेशन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, v इज इक्वल टू ई ओवर रो स्क्वायर रूट। पिछला जो हमारा सब टॉपिक था बाय न्यूटन कंसेप्ट, उसमें हमने ई की जगह प्रेशर पुट किया था, लेकिन लैप्लेस के कंसेप्ट के मुताबिक हमारा इलास्टिक मॉडुलस जो है वो इज इक्वल टू आया गैमा पी के प्रोडक्ट के इक्वल। इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर इलास्टिक मॉडुलस की जगह क्या पुट कर देना है, गैमा पी पुट कर देना है। ठीक है, गैमा स्क्वायर रूट लैदा कर लें, प्रेशर ओवर रो स्क्वायर रूट ये तो हम पीछे भी वैल्यू पुट कर चुके हैं, या इसमें भी दोबारा पुट कर सकते हैं। गैमा की 1.4, प्रेशर की जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी, प्रेशर ली थी 1.01 इन 10⁵ वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, और डेंसिटी फॉर एयर के लिए हमने ली थी 1.293। जब तीनों वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 333 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 333 मीटर पर सेकंड। ये जो लैप्लेस के कंसेप्ट के मुताबिक बेटा आपके पास लैप्लेस के कंसेप्ट के मुताबिक जो 333 वैल्यू आई है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो 332 है उसके क्या है, नियरली इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूटन्स का कंसेप्ट था वो रॉन्ग था, उसमें टेम्परेचर उसने जो कहा था कांस्टेंट होता है वो उसने रॉन्ग कहा था। लैप्लेस का कंसेप्ट ट्रू है, इसमें जो वैल्यू आ रही है 333 वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 के क्या है, नियरली इक्वल है।